वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों एकदम नया इनिशिएटिव एक मैंने चालू कर दिया है। अब आपको मैं कराऊंगा डेली करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डेली का। तो ये 22 अप्रैल का करंट अफेयर्स है, ठीक है। एक दिन पीछे का करूंगा क्योंकि मुझे डिटेल भी काफ़ी कलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, और कंटेंट भी बनाना पड़ेगा, तो इसलिए एक दिन के गैप से चलेगा। कल 23 अप्रैल का करेंगे और संडे के दिन हम लोग 2 दिन का कर लेंगे, ठीक है। तो एकदम नया इनिशिएटिव है, बहुत ही तगड़ा। डेली करंट अफेयर्स पढ़ो, बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। नासा एम्ब्रेस स्वीडन एज न्यूएस्ट मेंबर ऑफ आर्टेमिस अकॉर्ड। तो मतलब स्वीडन ने आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन कर लिया। इसकी के साथ आपको कई चीज़ें इसमें जानने को मिलेंगी कि आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है, ठीक है, नासा का आर्टेमिस अकॉर्ड है, किसने शुरू करा और कितने मेंबर है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। स्वीडन ने आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ है। हाल ही में कौन शामिल हुआ है? स्वीडन शामिल हुआ है। आर्टेमिस समझौते में पॉइंट टू बी नोटेड, शामिल होने वाला स्वीडन 38वां देश बन गया। अब टोटल आर्टेमिस अकॉर्ड में कितने देश हैं? 38 देश हैं। कितने हैं? 38। अब ये है क्या आर्टेमिस समझौता? तो ये अमेरिका ने चालू करा था इसको। अमेरिका के नेतृत्व वाले यानी यूएस लेड है। गैर बाध्यकारी मतलब नॉन बाइंडिंग है। ये बाइंडिंग नहीं है कि अब जो ये कहेगा वो आपको करना पड़ेगा ना। नॉन बाइंडिंग यानी गैर बाध्यकारी व्यवस्थाओं की एक श्रृंखला है जिसका उद्देश्य बाहरी अंतरिक्ष मतलब समझ गए ना, जैसे स्पेस में जो भी चीज़ें हैं, जैसे मून है, मार्स है, कॉमेट्स है, उसमें पालन किए जाने वाले मानदंडों को निर्धारित करना है कि कैसे उसका सही यूज़ करना है ना। जो भी मिशंस जाएंगे मून के, मार्स के, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है वहाँ पे, मतलब एक जैसे वेपनाइजेशन नहीं कर देना, आर्मी लगा देना, ये सब नहीं। कहने का मतलब है कैसे बाहरी अंतरिक्ष को लिए नियम बनाने, ये आर्टेमिस अकॉर्ड कहता है। यूएस ने इसको बनाया था। 13 अक्टूबर 2020 को ये अस्तित्व में आया था। ये कब आया था? 13 अक्टूबर 2020 को, ठीक। 38 देश हैं टोटल इसमें। क्या भारत इसका हिस्सा है? बिल्कुल, भारत इसका हिस्सा है। 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि पर आधारित है ये। 1968 की जो बाह्य अंतरिक्ष संधि है उसी पर आधारित 2020 को अस्तित्व में आया था। बाह्य अंतरिक्ष संधि क्या है? बाह्य अंतरिक्ष संधि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की नींव के रूप में कार्य करती है, जो संयुक्त राष्ट्र के तहत एक बहुपक्षीय समझौता है। बाह्य अंतरिक्ष संधि मतलब जो बहुत सारे देशों ने इसको साइन कर रखा है कि कैसे हमें स्पेस को यूज़ करना है, कैसे उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, ये सब चीज़ें उसमें दी हैं। तो आपको बस ये याद रखना, बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967। 2020 में अस्तित्व में क्या आया है? आर्टेमिस अकॉर्ड। 38 देश है इसमें। 21 जून 2023 को भारत ने ज्वाइन करा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है भारत ने कब ज्वाइन करा था? 2023 को। आर्टेमिस समझौते का 27वां देश भारत बना था। कौन सा? 27वां देश भारत बना था 2023 में। पॉइंट टू बी नोटेड, चीन और रूस इसका हिस्सा नहीं है। चीन और रूस इसका हिस्सा नहीं है, ठीक। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट जरूर करिएगा। एक बार कहो तो समराइज़ कर देता हूँ फिर से। स्वीडन बन गया है भैया 38वां देश। भारत ने ज्वाइन करा था 2023 में एज अ 27वां देश। ये आया 2020 में। 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि से आधारित है। इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। फटाक से मुझे स्वीडन की कैपिटल बता दो अगर याद हो। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड अर्थ डे भैया हम लोग कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड अर्थ डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे के तौर में। 18 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं, वो भी याद रखना। इस साल की पृथ्वी दिवस की थीम क्या रही है? प्लास्टिक वर्सेस प्लैनेट। क्या रही है? प्लास्टिक वर्सेस प्लैनेट, याद रखना। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था पृथ्वी दिवस? 1970 में। पहली बार पृथ्वी दिवस कब मनाया? 1970 में। पृथ्वी दिवस विश्व भर में पर्यावरण के संरक्षण के प्रति समर्थन को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पृथ्वी दिवस हमें ये याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। क्यों? कि कैसे हमें भैया पृथ्वी को बचाना है, सिंपल सी बात है। इस साल की थीम याद रखो, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। और पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। पहली बार मनाया गया 1970 को। इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है। लक्ष्मण तीर्थ नदी न्यूज़ में आ गई है। कारण है बहुत तेज़ी से सूखने लग गई है। कहाँ पर है आइए जानते हैं। भीषण गर्मी और सूखे के कारण जो लक्ष्मण नदी है वो पूरी तरह से सूख गई है। यह भारत के कर्नाटक राज्य में बहती है। तो लक्ष्मण नदी पूछेगा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। यहाँ कोडागू जिले की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। लक्ष्मण नदी कहाँ से निकलती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। यह नदी पूरब की ओर बहती है। पूरब की ओर मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी इधर बहती है। अरेबियन सी की वो बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती है ना, पूरब में बहती है। क्या समझे? लक्ष्मण नदी कर्नाटक से निकलती, ब्रह्मगिरी हिल से पूरब में बहती है, सूखने लगी है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से यह मैसूर जिले में प्रवेश करती है, यह भी याद रखना। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। उसी के माध्यम से मैसूर में प्रवेश करती है। हुनसूर शहर इस नदी के तट पर स्थित है, यह भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण नदी के तट पर कौन सा शहर है? हुनसूर शहर है। और इस नदी की लंबाई 180 किलोमीटर है। यह नदी कृष्णा राजा सागर जलाशय में कावेरी से भी मिलती है, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है। कृष्णा राजा सागर जो जलाशय है उसमें कावेरी से मिल जाती है, यानी कावेरी की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। यह कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। लक्ष्मण नदी किसकी सहायक नदी है?
कावेरी की। इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट दिए, कहीं से मिलेंगे नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह कावेरी नदी की सहायक नदी है। इसी नदी पर लक्ष्मण तीर्थ झरना भी स्थित है। तो भैया एक बार फिर से देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख रही है इसलिए न्यूज़ में है। कर्नाटक में है, ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, पूरब की ओर बहती है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से मैसूर में प्रवेश करती है। हुंसूर शहर इसी नदी के तट पर है, लंबाई 180 किलोमीटर और कृष्णा राजा सागर जलाशय में कावेरी नदी से मिलती है, यानी कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। और लक्ष्मण तीर्थ झूला इसी में बना हुआ है, ठीक है। अब है उत्साह पटनायक को मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार किसको मिला है? उत्साह पटनायक, बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट हैं भैया। हाल ही में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक को मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। उत्साह पटनायक एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने कृषि अध्ययन, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, आर्थिक विचारों के इतिहास, औपनिवेशवाद, इन सब के भीतर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन शॉर्ट इनका नाम याद रखो, कौन सा अवार्ड मिला है ये याद रखो, इकोनॉमिस्ट है ये याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट, मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार। मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार, यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मैल्कम एंड एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है, ठीक है। कौन देता है इसको? मैल्कम एंड एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष ऐसे सामाजिक वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिसने अनुसंधान, शिक्षण, नीति समर्थन, सार्वजनिक सेवा के माध्यम से अच्छा योगदान दिया हो। यह भारत में सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है, जो विकास अध्ययन के क्षेत्र में सामाजिक वैज्ञानिकों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता और सम्मान देता है, ठीक है। और इसे वर्ष 2000 में मैल्कम और एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया था। तो कुल मिला के बस ये याद रख लो, 2000 में शुरू हुआ था। कौन शुरू करा था? मैल्कम एंड एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट द्वारा शुरू करा गया था। और किसको मिला है? उत्साह पटनायक को, जो कि इकोनॉमिस्ट है। बस त्रिशूर पूरम त्यौहार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो कितना भव्य त्यौहार ये होता है, हाथियों का, ये मंदिरों का बहुत फेमस त्यौहार है। त्रिशूर पूरम त्यौहार, नाम याद रखना। हाल ही में त्रिशूर पूरम त्यौहार मनाया गया। कहाँ मनाया गया? केरल में। कहाँ पे? केरल में। लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में थी, पर त्रिशूर पूरम त्यौहार केरल में मनाया गया। वार्षिक हिंदू मंदिर उत्सव है ये। इसकी शुरुआत कोच्चि के शासक शक्तन थम्पुरन ने 1796 में की थी। किसने? शक्तन थम्पुरन 1796 में करी थी, कोच्चि के शासक। केरल में यह मनाया जाता है। दुनिया भर में मनाए जाने वाले सबसे बड़े मंदिर त्योहारों में से एक है ये। सबसे बड़े मंदिर त्योहारों में से एक है, सबसे बड़े मंदिर त्योहारों में से एक है। यह त्रिशूर के वड्डाकुनाथ मंदिर में, कहाँ? त्रिशूर के वड्डकुनाथ मंदिर में प्रत्येक वर्ष पूरम दिवस पर आयोजित किया जाता है, इसीलिए इसे त्रिशूर कहते हैं और पूरम कहते हैं। पूरम मंदिर है, मतलब पूरम दिवस पर होता है। त्रिशूर में मंदिर है वडक्कुनाथ। मलयालम कैलेंडर के मडोम महीने में जब चंद्रमा पूरम तारे के साथ उगता है तो इसे पूरम दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरम दिवस। इस समारोह में त्रिशूर और उसके आसपास के लोग वडुक्कानाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने के लिए एक साथ आते हैं। मतलब मंदिरों का उत्सव है, केरल में होता है। त्रिशूर परम 7 दिवसीय त्यौहार है, ये याद रखना है आपको। कितने दिवसीय त्यौहार है? 7 दिवसीय त्यौहार है। इसका छठा दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उसी दिन त्रिशूर पूरम होता है, ठीक है। 7 दिन का होता है, छठे दिन में त्रिशूर पूरम होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यह त्यौहार सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है क्योंकि ये केरल के सभी धार्मिक और सांस्कृतिक वर्गों को शामिल करता है। ये नहीं कि ब्राह्मणों का है, क्षत्रियों का, ऐसा नहीं, सारे वर्गों को ये शामिल करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना का पूर्वी लहर अभ्यास न्यूज़ में है। कौन सा? पूर्वी लहर अभ्यास। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है। कहाँ पे करा है? पूर्वी समुद्र तट पर। कहाँ पे? पूर्वी समुद्र तट पर, यानी ईस्टर्न में। इसका अभ्यास उद्देश्य क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के क्रम में भारतीय नौसेना की तैयारियों का मूल्यांकन करना है। नौसेना ने चालू करा भैया पूर्वी लहर अभ्यास, ठीक है। अब पूछने का पूर्वी लहर अभ्यास किसका है? भारतीय नौसेना का है। इसमें जहाज, पनडुब्बी, विमान, विशेष बल सबने भाग लिया। समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए है भैया, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, नौसेना का ही। तो ये था दोस्तों, दी एंड कर दिया मैंने इसका। कैसा लगा आज का करंट अफेयर्स पढ़ के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर्स कैसा लगा आपको? ये डेली करंट अफेयर्स, अगर आप ऐसे ही डेली चाहते हैं तो चैनल को फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ इसको शेयर करिए। कैसा है मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, क्या मैं ये इसको डेली चलाऊँ या नहीं, मुझे प्लीज़ बताइए ज़रूर।